पहले दिन पे जब मैं धंधा खोल के खड़ा रहता हूँ तो ऐसी फटी हुई रहती है कि संभलने को नहीं होती। वो जो सफर है अपना 5 साल का, वो कैसे तय करें? आप एक 5,000 करोड़ का आदमी अगर बनना चाहते हो तो आप पहले दिन से ही वैसे बिहेव करो जैसे एक 5,000 करोड़ का आदमी बिहेव करता है। आप 10% शेयर बेचोगे, आप अपनी रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, एक घर खरीद सकते हो, एक बंगला खरीद सकते हो, एक फार्म हाउस खरीद सकते हो। आपको जो लाइफ की इच्छाएं थी, जो आप प्रॉफिट से पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो आप एसएमई आईपीओ लाके या आईपीओ लाके अपनी वेल्थ क्रिएट करके तिजोरी भर सकते। जितना तुम टेक्नोलॉजी से दूर भागोगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें और लात मारेगी, और जितना तुम टेक्नोलॉजी को पकड़ कर रखोगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें और उतना ही पास में लेके आएगी। हमने एआई को अपना गुलाम बना लिया। बिल्कुल, हमने बोला बॉस तू करेगा हमारा एसईओ। एआई के जमाने में आप जीएसटी की, टीडीएस की, इनकम टैक्स की चोरी करोगे तो आपके घर नोटिस आएगा, और जितना आपने बचाया होगा उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा दोगे, स्ट्रेस में रहोगे, हैसल में रहोगे, और आगे के धंधे की ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता जो टैक्स की चोरी करता है। अगर आपको बड़ा होना है तो आपको टैक्स की चोरी बंद करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल स्ट्रेट आपको ये वार्तालाप दे रहा हूं। अपने को धंधा करने का है, लेकिन धंधे में पैसा कमाने का है, ये अपना माइंड है। अब धंधे में पैसा कमाना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन धंधे में पैसा कमाने के बाद उसको बढ़ाना कैसे है, उसको संभालना कैसे है, उसके लिए अपने पास आए हैं आज पैसे के डॉक्टर संजय कथुरिया जी। तो ये पैसे के डॉक्टर है, और आज हम उनको सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से पैसे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाती है। तो संजय जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि अगर मेरा धंधा है और मुझे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, तो मेरे पास क्या क्या उपाय है? देखिए, एक कहावत है हमारे फाइनेंस में कि प्रॉफिट से जेब भरती है, करेक्ट, और वैल्यूएशन से तिजोरी। तो जी, अगर आपको जेब भरते रहना है तो आप प्रॉफिट वाला बिजनेस करो। बिल्कुल, हर महीने आप शुरुआत करोगे, हो सकता है लाख रुपए से, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़। पर अगर आप ये तय कर लेते हो कि मुझे इंडिया की स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना है, एनएसई, बीएसई, आप छोटी कंपनी हो, एसएमई आईपीओ ला सकते हो। तो अगर आप एक छोटी कंपनी भी हो, मैं कहता हूं अगर आप गोलगप्पे भी बेचते हो, एक बड़ी पुरानी एक सीरीज आती थी जसपाल भट्टे की, उसमें दिखाया था उन्होंने कि एक आईपीओ लेके आ रहे हैं वो गोलगप्पे वाले का। तो उसका नाम बड़ा सुंदर रखा था, मुझे आज भी वो एपिसोड याद है, पीपी वाटर बॉल्स, क्योंकि गोलगप्पे मतलब वाटर बॉल्स होता है। तो आज वो मौका आ गया है। वो एपिसोड हंसी का था, पर आज वो चीज बिक रही है। बिल्कुल। तो आज अगर आप एक वड़ा पाव की दुकान भी लगा के बैठे हो, उसको चेन में बना सकते हो, उसकी स्केलेबिलिटी दिखा सकते हो, उसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला सकते हो, तो आपको सिर्फ मुनाफे पे निर्भर करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आपका मुनाफा साल का 2 करोड़ रुपए है, तो आप 2 करोड़ की कंपनी को वैल्यूएशन के दौर पे करीबन 20 से 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट कर सकते हो। परफेक्ट है। उस 30 करोड़ में से 7.5-8 करोड़ आपके कंपनी के अकाउंट में बिना ब्याज के आएगा, बिना कोलैटरल के आएगा, बिना सरदर्द के आएगा। और जब 8 करोड़ आपके कंपनी के अकाउंट में आएगा, तो जो आपका 2 करोड़ का प्रॉफिट है, अगले 3 से 4 साल में आप उसको 5 से 10 करोड़ तक पहुंचा सकते हो। परफेक्ट है। तो ये जो विकल्प आया है, अच्छा, उसमें दूसरी चीज क्या हुई है, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी है। बिल्कुल, 20,000 करोड़। पहले एफआईआई हमें छोड़ के जाता था ना, तो मार्केट क्रैश कर जाती थी। आज एफआईआई छोड़ के जाए, रहे ना रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर महीने 20,000 करोड़ का नया पैसा मार्केट में छोटे निवेशक एसआईपी के माध्यम से डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब क्या होता है कि पैसा अगर आ गया, अब पैसा चेज करता है अच्छी कंपनी को, तो अच्छी कंपनी बन जाओ, भरपूर पैसा आपको चेज करेगा, भरपूर पैसा आपको चेज करेगा। इसकी कथा मैंने बहुत सारी देखी है। आज अगर एक एसएमई आईपीओ खुलता है जो कहता है भाई मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, गौरव जी 3-3 हजार करोड़ की बिड आती है, 300 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, और लिस्टिंग के दिन ही करीबन 100%, 150%, 200% का उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। आप ये मत सोचो आपके 25-30% जा रहे हैं, आप ये सोचो आपकी कंपनी अब 200 करोड़ की बन सकती है, जिसमें आप 70% के मालिक हो, यानी अब आप 140 करोड़ रुपए के मालिक हो। आप 10% शेयर बेचोगे, आप अपनी रोल्स रॉयस खरीद सकते हो, एक घर खरीद सकते हो, एक बंगला खरीद सकते हो, एक फार्म हाउस खरीद सकते हो। आपको जो लाइफ की इच्छाएं थी, जो आप प्रॉफिट से पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल, वो आप एसएमई आईपीओ लाके या आईपीओ लाके अपनी वेल्थ क्रिएट करके तिजोरी भर सकते। परफेक्ट। तो ये मैं इस पे थोड़ा सा और डाइग्रेस कर देता हूँ। मुझे आप ये बता दीजिए, मान के चलते कि मेरी कपड़े की दुकान है और मेरा साल का 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू है, अब मैं एसएमई आईपीओ के लिए कब एलिजिबल बनता हूँ? देखिए, आप एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल तो पहले 3 साल के अंदर ही बन जाते हो। जैसे आपकी कंपनी 2-3 साल पुरानी होती है, राइट, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। बिल्कुल। और उसमें पोस्ट इश्यू नेटवर्थ, यानी कि जब आप मार्केट से पैसा उठा लोगे,
उसके बाद जो आपकी नेटवर्थ है वो 2 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब वो तो बड़ा सिंपल है, आप मार्केट से 2 करोड़ तो मिनिमम उठाओगे, तो जैसे वो उठाओगे आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा, तो आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल 2 करोड़ होना ही होना है। तो अगर आज आप 6-7 करोड़ का धंधा कर रहे हो, करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप अपनी कंपनी को जाके 10-15 करोड़ पे लिस्टिंग करा सकते हो और 3 से 4 करोड़ रुपए अपने कंपनी में ले सकते हो, कंपनी में भी ले सकते हो, अपने घर में भी ले सकते हो, बिल्कुल चॉइस आपकी है। पर क्या होता है, क्योंकि शुरुआत की कंपनी है तो इन्वेस्टर ये पसंद नहीं करते कि आपके घर में पैसा जाए। आप पहले कंपनी में पैसा ले लो, कंपनी में पैसा आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लो, तो एटलीस्ट आप अपने इनकम ज्यादा कर सकते हो। Yes. अच्छे से उसको इन्वेस्ट करो, उससे ग्रो करो, आप चोरी के माइंडसेट में मत रहो। एक कंपनी थी डॉक्टर रेड्डी, आज भी लिस्टेड है। आज अगर आप उसकी मार्केट कैप देखो तो 1 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। जब वो लिस्ट हुई करीबन 25-26 साल पहले, तब उसकी मार्केट कैप 100 करोड़ की थी। तो 100 करोड़ वाली कंपनी आज 1 लाख करोड़ हो गई है, ठीक है। तो उसने इन्वेस्टर को भी पैसा कमा के दिया। अगर वो उस दिन सोच लेता हाय हाय मेरे तो 25 करोड़ रुपए में 25% बिक रहा है, मैं तो सिर्फ 75% का मालिक रह जाऊंगा, तो आज उसकी कंपनी 1 लाख करोड़ की नहीं होती और उसकी वैल्यू 75,000 करोड़ की नहीं होती। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको छोटा मानसिकता नहीं रखना है, आप बड़ा गेम सोचो। आप ये मत सोचो आप कितना ओन करते हो। जेफ बेजोस अपनी कंपनी का 12% ओन करते हैं और दुनिया के सबसे रईस आदमी है। बिल्कुल। बाकी 88% वेल्थ पूरी दुनिया ओन करती है, पूरी दुनिया ओन करती है और उन्होंने दूसरों को बना के दिए। तो अपने लिए 12% ही छोड़ा, पर वो 12% इतने बड़े पाए का बना दिया कि आज वो 12% में भी दुनिया के सबसे रईस आदमी बन जाते हैं। करेक्ट। तो मेरा इस पे ये मानना है कि 100 रुपए का 100% खुद के पास होने के अच्छा है कि 100 लाख करोड़ का 1% अपने पास रहे, ताकि मैं 1 लाख करोड़ का मालिक बन सकूं। बिल्कुल। तो आप केक को बड़ा करो, अपने पाए पे फोकस मत करो। यस। कि भाई मेरा कितना, आपका मेरा कितना छोटा भी होगा चलेगा, पर केक इतना बड़ा कर दो, इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि बिजनेस एक कारवां की तरह है, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उतनी ज्यादा अच्छी होती रहती है। करेक्ट। तो आज जब आप आईपीओ लेके आते हो, आप लिस्टेड हो जाते हो, कल को आपको फंड रेज करना है, तो आपके लिए 2 मिनट का काम है फंड रेज करना। आप फिर से जाओ मार्केट में, फिर से एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आ जाओ, एक राइट्स इश्यू कर दो, एक कोई फॉरेन का फंड है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आपकी ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हो गई है, वो ड्यू डिलिजेंस में 3 महीना खराब नहीं करेगा। उसको पता है स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, 30 रुपए का शेयर है, चलो इसके साथ नेगोशिएट करो, बल्क में खरीद रहा हूं, 28 में दे देगा, 27 में दे देगा। करेक्ट। बस इतना ही होगा। yes. तो काम सौदा जल्दी होगा। अच्छा, जैसे ही आपकी इक्विटी बढ़ती है, आपकी उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो यानी कि आपको डबल मुनाफा है। आप सोच नहीं सकते उतना मुनाफा है। हाँ, अगर आपके मन में यह है कि मैं बिजनेस से चोरी करना चाहता हूं, कच्चा निकालना चाहता हूं, मेरे को किसी को देना नहीं है, मेरे को राइट नहीं देना है, तो आप फिर प्लीज लिस्टिंग मत कराओ, आप अपने प्रॉफिट से खुश रहो और अपना घर चलाओ, वो भी कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको 100% मैं आप सभी से माफी मांगने के बाद ये बोल रहा हूं कि 90% लोग जिनसे भी मैं बात करता हूं, 90% लोग कुछ ना कुछ ब्लैक का खुद के पास रखते हैं। बिल्कुल। अब ये हमारी ना फितरत में आई है। हाँ, तो फितरत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना मुनाफा खुद के घर पे लेके जाके बना रहे हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा मार्केट तुम्हें दे सकता है। बिल्कुल। आज 1 रुपया जो तुम घर पे लेके जा रहे हो, वो अगर तुम घर पे बिना लिए खुद के कंपनी में रखो तो 1 रुपया 100 रुपए दे के जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे ये हाथ जोड़ की विनती है कि अगर प्लान बहुत बड़ा है और इतने से में, मतलब मैं डबके में भी नहीं रहना चाहता, मैं छोटे से जगह पे नहीं रहना चाहता, मैं तो व्हेल हूँ, मैं बड़े समंदर में जाऊंगा, तो आपको खाली इतना करना है कि सब कुछ पहले दिन से, और पहले का नहीं रहेगा तो छोड़ो, उसको मारो गोली, लेकिन आज से मेरा सब कुछ व्हाइट में रहना चाहिए। जो भी प्रॉफिट रहेगा वो मैं घर लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 रुपए का टैक्स बचाने के लिए मैं इतना सा, अरे इधर से मेरे को व्हाइट में दे, मेरे को जीएसटी का पर्ची मत दे, वो वाला मत करो। क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या लेके आने वाला है ना, 140 करोड़ का देश है और उसमें मात्र 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से भी 3,000 कंपनियां प्रॉफिट बना रही है। आज अगर तुम्हारा धंधा प्रॉफिट बना रहा है ना, तो पूरे भारत में ऐसी खाली 3,000 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है और प्रॉफिट बना रही है। और तुम आज अगर प्रॉफिट बना रहे हो, तुम्हारा कपड़े का दुकान है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, और अगर तुम प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये समझो कि मैं उन 3,000 में 3,001वां नंबर मेरा खुद का लगा सकता हूँ। तो घर पे ब्लैक का पैसा लेके जाना बंद कर दो। 1 रुपया जो घर पे लेके जाओगे वो तुम्हें 100 रुपए का नुकसान करा के देगा, धंधे में रखोगे तो 1,000 रुपए बना के देगा। ये आपको सिंपल उदाहरण है, आज रिलायंस ने 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। बिल्कुल। रिलायंस की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है, यानी स्टॉक मार्केट ने रिलायंस को क्या बोला है कि तू 1 साल मेहनत कर, मैं तेरे को 20 साल की वैल्यू दे दूंगा। यानी 20 साल का प्रॉफिट वो आज आपको वैल्यू टर्म्स में दे रहा है। यस। तो किस बात का लालच है यार?
क्यों आप अपना पैसा घर लेके जाना चाहते हो कैश में? अच्छा कोई कमी है, आप अपनी सैलरी दो, आप अपनी गाड़ी घोड़ा वहां पे रखो, आप अपने खर्चे वहां से निकालो। सरकार कह तो रही है, सरकार हर चीज पे आपको 25% डिस्काउंट दे रही है। वो कहती है भाई इनकम टैक्स में तुम कर रहे हो तो सरकार तो आपको एक तरीके से 25% का डिस्काउंट दे रही है। करेक्ट। तो आप डिस्काउंट लो सरकार से, अच्छे से बुक करो और चैन की नींद सो। भाई आज एक चीज याद रख लेना, एआई के जमाने में आप जीएसटी की, टीडीएस की, इनकम टैक्स की चोरी करोगे तो आपके घर नोटिस आएगा और जितना आपने बचाया होगा उसका 2 गुना 3 गुना ज्यादा दोगे, स्ट्रेस में रहोगे, हैसल में रहोगे और आगे के धंधे की ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता जो टैक्स की चोरी करता है। अगर आपको बड़ा होना है तो आपको टैक्स की चोरी बंद करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल स्ट्रेट आपको ये वार्तालाप दे रहा हूं। संजय जी, मैं ना एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पे और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। हमारे एक मित्र है जो प्रिंटिंग प्रेस का धंधा चलाते हैं, अच्छा खासा, मतलब सारा का सारा कैश में आता है, महीने का करीब करीब 4 से 5 करोड़ का धंधा बनता है महीने का। और डिक्लेयर कितना करते रहेंगे? 15 से 20 लाख रुपए का। और क्या बोलते हैं कि हाँ सब कैश में आ रहा है तो क्या दिक्कत है, किसको पता चल रहा है। मैंने बोला, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोग बैठे हुए थे प्लेन में, तो प्लेन में हम लोग दिल्ली साथ में जा रहे थे। मैंने बोला आप दिल्ली कितनी बार जाते हो? तो बोला 15 बार, साल में 15 बार तो जाता हूँ। जो बंदा खुद का 1 करोड़ से भी कम का इनकम दिखा रहा है और वो अगर 15 बार दिल्ली फ्लाइट से जा रहा है, वो भी बिजनेस क्लास में, तो क्या तुम्हें नोटिस नहीं आने वाली? क्या बिल्कुल आएगी, पकड़े जाओगे। तुम गाड़ी खरीदोगे तो उसके साथ में तुम्हारा पैन जा रहा है, तुम घर खरीदोगे उसके साथ में तुम्हारा पैन जा रहा है, तुम ट्रेन से जा रहे हो, फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, बिजनेस क्लास में जा रहे हो, सब कुछ ऊपर वाला सब देख रहा है। तो तुम तो भैया ये पकड़ के चलो कि अगर तुम आज के तारीख पे पैसे को इज्जत नहीं दे रहे हो और ब्लैक का पैसा खुद के घर पे लेके जा रहे हो तो वो कभी ना कभी हॉन्ट होने ही वाला है। और आपको लग रहा है अभी थोड़ी शांति है तो फिर एक तूफान आएगा। तो तूफान आने वाला। तो इस पे फोकस करके फिर आप अपनी वेल्थ क्रिएट करो। भारत का समय है, भारत में बहुत पैसा है और अच्छी कंपनी बनो, आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी और अच्छे से काम करो, ग्रोथ करो, आपकी डेफिनेटली सक्सेस स्टॉक मार्केट में होने वाली है। संजय भाई एक बात बताइए मुझे, मान के चलते कि हम एक लेवल ऊपर चले गए थे कि अपन एसई में आईपीओ करके जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं, वहां तक का जर्नी करने के लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि पहले दिन पे जब मैं धंधा खोल के खड़ा रहता हूँ तो ऐसी फटी हुई रहती है कि संभलने को नहीं होती। वो जो सफर है अपना 5 साल का, वो कैसे तय करें? देखिए, सबसे पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी व्यापार के लिए एक सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये बोलें, अगर कोई धंधे का एक व्यवहार उस तरीके से बना हुआ है तो एक आदमी उस व्यवहार को बदल नहीं सकता, पर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस ला सकता है या ऐसे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ला सकता है जिससे वो व्यवहार को चेंज करने की डायरेक्शन दे सकता है। बिल्कुल। और सबको अब ये व्यवहार वैसे भी अगले 5-7 साल में चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा लोगों के पास। दूसरी चीज ये है कि आप एक 5,000 करोड़ का आदमी अगर बनना चाहते हो तो आप पहले दिन से ही वैसे बिहेव करो जैसे एक 5,000 करोड़ का आदमी बिहेव करता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आज मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए और मैं बोलूं नहीं यार मैं तो सुबह 9 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, मैं तो यार कार्बोहाइड्रेट्स पागल जैसे खाऊंगा, शाम को डिनर के बाद गुलाब जामुन खाऊंगा, तो आई कैन नॉट मेक अ बॉडी लाइक हिम। तो अगर मुझे उसके जैसी बॉडी चाहिए तो पहले मुझे उसके जैसी मानसिकता चाहिए, फिर मैं उसकी जैसी बॉडी में प्रवेश कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से अगर आपको एक 5,000 करोड़ के आदमी बनने की इच्छा है तो आप सर्च करो कि कौन आदमी आज हमारे स्टॉक मार्केट में 5,000 करोड़ का है, उसके व्यवहार को चेक करो, उसके बुक्स को चेक करो, वो किस तरीके से रिपोर्टिंग करता है उसको चेक करो और वैसे ही आज से स्टार्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटा बिजनेस हो कोई चक्कर नहीं, आपका इशू 5,000 करोड़ का ना, वैसे सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज हाउ अ जर्नी शुड बिगिन, बट विजन आपको क्लियर होना चाहिए और आपका बिहेवियर आपके विजन से मैच करना चाहिए। अगर आपका विजन है कि मैं 5,000 करोड़ का आदमी बनना चाहता हूं और आप ईआरपी नहीं लगा रहे, सिस्टम्स नहीं लगा रहे, अच्छे लोगों को हायर नहीं कर रहे जो आपकी ताकत में है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे लोगों को हायर कर लो जो आपकी ताकत में ही नहीं, मतलब जिनको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पर जो आपकी ताकत में है वो करो और दिखो कि भाई मैं एक 5,000 करोड़ के आदमी की तरह व्यवहार कर रहा हूं, उसकी तरह कपड़े पहनता हूं, उसकी तरह रोज सुबह गल्ले पे आता हूं, टाइमली बेसिस पे ऑफिस आता हूं, डिसीजंस लेता हूं, अपने पूरे काम करता हूं। ये दिखाओ हमारे को, तब आपको पता चल आ जाएगा वो 5,000 करोड़ का बनेगा बंदा, क्यों नहीं बनेगा। संजय भाई आपने एक वर्ड यूज किया ईआरपी, उस पे हम लोग मतलब दिन रात तो वही काम करते हैं और सबसे बड़ा बैरियर भारत में क्या है पता है क्या? हम लोग को ना कलम घिस घिस के इतनी आदत पड़ गई है कि हमें वैसा ही कलम घिसना है। हम लोग माइग्रेट ही नहीं कर पा रहे, मानसिकता से माइग्रेट नहीं कर पा रहे कि हाँ मुझे डिजिटल बनना है, डिजिटल बनने के बाद मुझे ट्रैक करना है, जब मैं ट्रैक करूंगा उसके बाद ही तो मेरी प्रोग्रेस चालू होगी। सही कह रहे हो।
तो उस मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे लोगों के साथ? देखिए, ये मानसिकता का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये मानसिकता का प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने पूर्वजों को उसी तरह बिजनेस करते देखा और सक्सेसफुल होते देखा। करेक्ट। ठीक है, अभी जो नया एज आया है और नया तरीका है बिजनेस करने का, देखो ईआरपी तो अब मुझे लगता है कि बहुत पुरानी कहानी होने वाली है। आपका एआई आ चुका है, तो एआई के जमाने में अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे, अब मैं चैट जीपीटी के अपडेट्स देख रहा हूं, वो इंसान की तरह बात कर सकता है। अब आपको कस्टमर सर्विसेज के लोगों की हो सकता है जरूरत ही ना पड़े कुछ समय के बाद। बिल्कुल। बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस दुनिया में, और अगर आप इतना ही चेंज नहीं कर पा रहे कि आप एक बेसिक ईआरपी सिस्टम अपने यहां लगा लो, सिस्टम में डेटा देखना चालू कर दो, डेटा ड्रिवन डिसीजंस चालू कर दो कि भाई ये माल यहां पे ज्यादा बिकता है जी, मेरी 4 दुकानें हैं, मेरा सफेद रंग की शर्ट जो है वो कोल्हापुर की दुकान में ज्यादा बिकती है, तो मैं वहां ज्यादा कोल्हापुर में माल खरीदूंगा। ऐसे सिंपल चीजें तो स्टार्ट करो यार। बिल्कुल। और आपका कंप्यूटर आपको खा जाएगा क्या? मतलब कंप्यूटर में ताकत है क्या खाने की? आपको, आप गलती करोगे ना, उससे ज्यादा क्या करोगे? गलत सिस्टम में एंट्री कर दोगे। अरे दिन में 1 घंटा दे दो कि मैं ईआरपी सीखूंगा, समझूंगा, डिसीजंस उसी के बेसिस पे लूंगा, और हार्ड डिसीजन पहले अपने आप पे लो, फिर टीम पे लो। टीम को इंप्रूव करने की कोशिश मत करो, पहले अपने आप को इंप्रूव करो। बोलो कि मैं तो चेक साइन ही नहीं कर रहा जब तक ईआरपी से उसका नोट नहीं आता, खत्म। आपकी टीम भी वही करेगी। आप जिस तरीके के रूल सेट करोगे उसी तरीके का बिजनेस आपका सेट होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये मेरा थॉट है इसको। नहीं, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से एक ये डाल दो कि जब तक मेरे एम्प्लॉय ईआरपी से सिस्टम नहीं करेंगे, उनको बोल दो कि तुम्हारा पगार ही नहीं मिलने वाला। वही मैं टोल गेट डाल दो ना। हाँ, टोल गेट मैंने जैसे बोला चेक नहीं Yes, साइन करूंगा मैं। यस। मैं नहीं चेक साइन करता जब तक मेरे को जो इनवॉइस है, जो प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो ईआरपी में होना। उसके बाद मैं चेक साइन करूंगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ठीक है। यस। जैसे आपने सैलरी की बात बोली, मेरे एक क्लाइंट है, उनके यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम बनाया वहां पे, बड़ा सिंपल सिस्टम था। आप बोलोगे यार ये तो बच्चों वाला सिस्टम है, कि भाई हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग द आउटपुट, हमने इनपुट मॉनिटर किया। आपने एक एम्प्लॉय रखा है, आप उस एम्प्लॉय से अपेक्षा करते हो कि वो दिन की 25 कॉल करे, ठीक है? 25 कॉल में उसका इतने घंटे का टॉक टाइम हो, एवरेज टॉक टाइम इतना हो, और हॉट लीड कोल्ड, इट्स हॉट कोल्ड वार्म लीड्स को इस तरह से, ये 5 काम है उसके। बिल्कुल। हमने क्या, ये एक चेक बॉक्स है। आपका दिन खत्म हुआ शाम को 7 बजे, आपको 20 कॉल करनी थी, आपने कितनी करी? 15 करी। आपको 3 घंटे बात करनी थी, आपने कितनी देर बात करी? 2.5 घंटे करी। आपको ये करना था, ये क्या? अब इस डेटा के बेसिस पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, और इसी डेटा के बेसिस पे आपका रेड ब्लू ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो आपको पूरे दिन के बाद ये देखना है या 2 दिन के बाद देखना है, यार ये मेरे 3 एम्प्लॉइज हैं, ये कंटिन्यूअस 3 दिन से रेड चल रहा है, आओ 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 मेरा पता चल गया। तो आपके डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। Yes. और उनकी अटेंडेंस, अब उनको पता है कि भाई यार अब अपन बच नहीं सकते, अपने पे शिकंजा कस गया है। Correct. अब अपने तो तभी अटेंडेंस लगेगी जब भाई अपन 20 कॉल करेंगे या 15 कॉल करेंगे, बताना पड़ेगा कम क्यों करी। बिल्कुल। तो ये सिस्टम आप लगाओ ना, टोल गेट लगाओ। आपको टोल गेट में बिना पैसे के जाने देते हैं क्या? नहीं। तो यहां क्यों जाने दे रहे हो भाई? तो ये सिस्टम लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। संजय जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया से बात की कि एआई किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है। और हमने भी, मतलब मैं पिछले 10 साल से एआई में ही काम कर रहा था, मशीन लर्निंग में काम कर रहा था, तो हम हमेशा इस पे काम कर रहे थे कि हम लोग छोटे बिजनेसेस के लिए एआई को किस तरीके से एनहांस करें ताकि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो होता यह है कि आपके जैसे लोग, हमेशा लोग नहीं मिलते कि मुझे आप गाइड करो, गाइडेंस दो। तो हमने एआई का, ईजो का एक एआई बना हुआ है, व्हाट्सएप पे है, हम लोग नंबर भी डाल देंगे। उस पर आपको जो भी पूछना है आपके बिजनेस के बारे में, आप सब कुछ पूछ सकते हो। मुझे अगर रील बनानी है, मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे रील बनानी है कि बेस्ट पाव भाजी रेस्टोरेंट इन मुंबई, ऐसा अगर मुझे रील बनाना है, तो रील बनाने के लिए मुझे किस तरीके से शूट करना है, मुझे किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखना है, कंटेंट आइडियाज। आप अगर पूछोगे मुझे 100 रील्स के आइडिया दे दो, तो 100 दे देगा। मुझे मेरा प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ाना है, वो भी दे देगा। मुझे फुटफॉल किस तरीके से बढ़ाना है, वो भी दे देगा। ऊपर से ऊपर, ये तो हो गया, मतलब बेसिक से हो गया ये जो कि आपका साथी बन गया है, जो आपके साथ चलता रहेगा हमेशा। उसके ऊपर जाके हमने ये बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फुटफॉल का, कि तुम गूगल पे दिखते ही नहीं हो। सही कह रहे हो आप। कोविड के बाद से पूरी की पूरी दुनिया चेंज होगी। कोविड के पहले आप अगर कहीं पे कपड़े खरीदने के लिए जाते थे या रेस्टोरेंट में जाते थे, तो आप किस तरीके से जाते थे? मेरा एक सेट दुकान है, मेरे 5-6 दुकानें बनी हुई है, मैं वहां पे जाके करूंगा। कोविड ने सारे लोगों के हाथ में ये बोला कि तुम्हें जब भी बाहर पैर रखना है तो सबसे पहले गूगल करो। गूगल का आपको कैंपेन पता है? लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव, मतलब पहले देखो फिर निकलो। यस। तो अब क्या होता है कि लोगों की मानसिकता बदल गई है बाहर निकलने की। पहले लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट में अगर मैंने डाला तो ऊपर 3 ही आने वाले हैं, आजू बाजू के एरिया में 300 है।
अब 300 लोग ये बोल रहे हैं, आके कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरी कंपटीशन बढ़ गई। कंपटीशन क्यों बढ़ गई? कंपटीशन बड़ी नहीं है, तुम्हारा मार्केट साइज एक्सपांड हो गया, लेकिन सारा का सारा माल कुछ लोग ही लेके जा रहे हैं, लोग आ गए जो गूगल पे दिख रहे हैं। सही कह रहे हो। अब गूगल पे दिखने के लिए लोगों को पता नहीं है कि एसईओ कैसे करना है। हाँ, हमने एआई को अपना गुलाम बना लिया। बिल्कुल। हमने बोला बॉस तू करेगा हमारा एसईओ, तुम खाली एक बार गूगल को कनेक्ट कर दो इजो के साथ और छोड़ दो, वो तुम्हें पूरा का पूरा स्कोर कार्ड निकाल के दे देगा। सही कह रहे हो। तुम्हारा 100 में से कितने मार्क है, डायग्नोस्टिक कर दिया। डायग्नोस्टिक कर दिया, तुम्हारे 100 में से कितने मार्क है। अब अगर तुम्हारे 50 से भी कम मार्क है तो भैया तुम तो किसी दुनिया को दिख ही नहीं रहे हो, नहीं दिख रहे हो। आजू बाजू के 1000 लोग तुम्हें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन तुम उसको दिख ही नहीं रहे हो। फिर तुम्हें बताएगा कि तुम में 50 ही क्यों मार्क मिले, मतलब तुम फेल क्यों हो गए। तो सब बता देगा कि तुम्हारे फोटोज कैसे करना है, तुम्हारे फोटोज नहीं है, तुम्हारे रिव्यूज नहीं है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन गलत है। अब ये होने के बाद मान के चलते कि तुमने बोला कि चलो मैं खड़ा हो गया वो भी, अब बताओ मेरे को, मैंने सबका सब तो क्लियर कर दिया। अब तुम्हारे पास रिव्यू आना चालू हो जाएंगे, दिखने लगोगे तो एआई तुम्हारे बिहाफ पे रिव्यू का रिप्लाई भी देना चालू कर देगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। संजय भाई ने इजो को अगर रिप्लाई दिया है कि यार फैंटास्टिक कंपनी, तो तुरंत नीचे लिख के आएगा संजय भाई थैंक यू सो मच फॉर डूइंग बिजनेस विद अस, आप बाद में भी आना, ये हमारा फोन नंबर है अगर कुछ लगे तो। संजय भाई ने 2 उठ के गाली दे दी कि अरे तुम्हारे सिस्टम में ये कमियां है, मेरे वाइफ को ये नहीं मिला, मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। अब वो एआई ऐसा रिप्लाई अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, अरे बाप रे गलत रिव्यू आ गया, मैंने इतने प्यार से संजय भाई को खाना खिलाया था, नाराजगी। तो तुम तो बोलोगे अरे संजय भाई ऐसा नहीं है, तुमने तो ऐसा बोला था। तो मैंने अरे वहां पे झगड़ा करने का नहीं है बाबा, झगड़ा करने का प्लेस नहीं है वो, वहां पे आर्ग्यू मत करो, वहां पे एआई काम में आ जाएगा। सही कह रहे हो। वो अपना खुद का दिमाग लगाएगा कि मैं संजय को किस तरीके से पैसिफाई करूं। पहले टोन डाउन करो, प्यार से बोलो, पार्डन मी संजय जी, सॉरी संजय जी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, आप हमें सजेस्ट कीजिए क्या, आप हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या इंप्रूव करना है। और अगर आपको अगर हमसे बात करनी है तो ये हमारा फोन नंबर भी है। ये सब कुछ एआई आपके लिए कर रहा है। तो जितना तुम टेक्नोलॉजी से दूर भागोगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें और लात मारेगी, और जितना तुम टेक्नोलॉजी को पकड़ कर रखोगे, टेक्नोलॉजी तुम्हें और उतना ही पास में लेके आएगी। तो आज के दिन पे अपने को एआई को खुद का गुलाम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर तुम एआई को खुद का गुलाम बना लोगे तो आपके धंधे को रोकने से, बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये अभी जल्दी जल्दी एडॉप्शन होगा नहीं, तो जितना जल्दी आप करोगे आप दांत मार्केट से आगे निकल जाओगे। तो कंटेंट बनाना है, चाहे रिप्लाईज करने हैं, सर्विस करना है, कोई भी चीज करनी है, वो मेरे हिसाब से एआई के थ्रू ही बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था आपसे कि लोग हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि यार मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, लोग ट्रेन होके भाग जाते हैं, नहीं तो मेरे पास तो अच्छे लोग आते ही नहीं है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात ये होता है कि वर्ल्ड में ना, मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत मानता हूँ। हाँ, तो आप वही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो जो आप में होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप रिपल्जन की एनर्जीज देते हो, यानी कि दूर होने की एनर्जीज, आप कुछ लोग देखो, कुछ लोग कमरे में होते हैं, आपका मन करता है छोड़ो यार इस कमरे से बाहर निकलो यार, ये क्या आदमी है यार। कुछ लोग होते हैं यार नहीं इसे इधर ही बैठना है यार, इसको सुनते रहना है यार, इसको देखते रहना है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है। तो पहले तो आप अपनी एनर्जीज को ठीक करो। हर जन को संशय और शक से मत देखो आप, ठीक है, कि भाई ये तो मेरे को लूटने ही आया, ये तो मेरे को खराब करने ही आया, ये मेरे को प्रॉब्लम देने आया। दूसरी बात है, आप प्रेपरेशन पे ज्यादा फोकस करो। एक बार डिसीजन ले लो तो उसके बाद आप उसके साथ फिर सहयोग करो उसका। देखो, अमेज़न में मेरे एक फ्रेंड थे, वो सीएचआरओ थे अमेज़न के। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग की हायरिंग प्रोसेस क्या है। बोलते हैं हमारे यहाँ ना कचरा नहीं आ सकता। मैं थोड़ा इसको डबल क्लिक करो भाई कि हमारे यहाँ कचरा नहीं आ सकता का मतलब क्या है। बोला हमारा इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रिंजेंट है कि कचरा नहीं आ सकता। और बोलते हैं बाय चांस 1 out of 100 टाइम्स या 1 out of 1000 टाइम्स कचरा आ गया तो वो 3 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि कल्चर ऐसा है, हाई परफॉर्मेंस कल्चर है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप भी लाओ, आप छोटे स्केल पे ले आओ। भाई अगर एक व्यक्ति को हायर कर रहे हो तो डेस्परेट क्यों हो रहे हो? अ बैड हायरिंग इज मोर पेनफुल देन अ नॉन हायरिंग। बिल्कुल, अ बैड हायरिंग इज मोर पेनफुल देन अ नॉन हायरिंग। इससे अच्छा आदमी अपने पास सिस्टम में ना हो, उससे मतलब उससे ज्यादा प्रॉब्लम है कि एक गलत आदमी सिस्टम में हो जाए। तो सिस्टम में गलत आदमी ना आए, वो आपकी जवाबदारी है। आप पहले तो आदमी चाहिए क्या, आपके वो हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांसी महबूबा होगी मेरी, बस ऐसा मैंने सोचा। तो वो चांसी महबूबा को डिफाइन करो ना, कि भाई मेरे को एक व्यक्ति चाहिए, वो ऐसा चाहिए।
ठीक है, मुझे इस तरीके का उसका एजुकेशन चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये उसका काम होगा, ये उसके आने से ये सुधार होना चाहिए। आप एक व्यक्ति को ला रहे हो कोई सुधार करने के लिए, या तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। दो ही काम होते हैं एक व्यक्ति के, और तो कोई तीसरा काम नहीं होता। अब आपका अकाउंट्स खराब है तो आप अकाउंटेंट हायर करोगे, तो अकाउंटेंट ग्रोथ के लिए नहीं आ रहा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहा है। तो पहली चीज है आप अपनी रिक्वायरमेंट, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तो पहले सोच लो कि चाहिए कौन, ठीक है। सेकेंड स्टेप है कि आप जब, इसको मैं कहता हूं रिक्वायरमेंट, सेकेंड स्टेप होता है असेसमेंट। अब आपने किसी को बुलाया, ठीक है, आपने 3 सीवी सिलेक्ट किया, आपके एचआर ने 3 सीवी सिलेक्ट कर लिया, बोला यार ये इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है जी। अब तीनों का इंटरव्यू में पूछोगे क्या? तो इंटरव्यू में क्लासिक केस होता है, पूछो से ज्यादा उसको एक सिचुएशन दो, जो परेशानी आपकी है जो वो सॉल्व करने वाला है, वो परेशानी उसके सर पे मल दो कि बाबू मेरे तो ना अकाउंट्स में एमआईएस टाइम पे नहीं आती, तुम एमआईएस कैसे टाइम पे लाओगे? मेरा जीएसटी हर महीने डिले फाइल हो रहा है, तुम कैसे टाइम पे फाइल करोगे? मेरा टीडीएस डिले हो जाता है, तुम कैसे फाइल करोगे टाइमली बेसिस पे? तीसरा, चौथा, मेरा जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टाइम नहीं देता, तो उससे टाइम कैसे लोगे? मेरे अकाउंट्स में मेरे को क्या कहते हैं, कोई विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी कैसे करिए? तो तुम उससे उसी सिचुएशन में डाल दो जो में तुम हो। करेक्ट, सिंपल आइडिया है, ठीक है। अगर कोई लीडर हायर कर रहे हो, कोई ग्रोथ के लिए हायर कर रहे हो, तो उसको टारगेट दो कि भाई साहब ऐसा है कि आज मेरा बिजनेस 2 करोड़ रुपए महीना कर रहा है, आपके आने के बाद मेरी अपेक्षा है कि अगले 6 महीने में 4 करोड़ रुपए महीना हो। कृपया करके खड़े हों और बताएं कि आप ये काम कैसे करोगे। ये मेरी कंपनी है, इसमें और जो सवाल जवाब कर रहे हैं मुझसे कर लो। करेक्ट, टीम कैसे बनाओगे, अपने नीचे स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाओगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को 2 से 4 करोड़ रुपए कैसे पहुंचाओगे और क्या खर्चा करोगे। तो ये लीडर के लिए होता है, क्योंकि लीडर का, कंपनी का लीडर खुद तो काम करता नहीं, तो वो स्ट्रक्चर कैसे नीचे बना रहा है, कैसे लोगों को हायर कर रहा है, कैसे उनको ड्राइव करेगा, कौन सी रिपोर्ट्स देखेगा, ठीक है, और कैसे वो टारगेट पे पहुंचेगा और कितना खर्चा करेगा उस टारगेट पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीजें आप एक लीडर से अपेक्षा करते हो। 2 ही चीजें, एक वर्कर है तो उसको सिचुएशन में डालो, एक लीडर है तो उसको बोलो मेरी ग्रोथ कैसे करके दिखाएगा। बिल्कुल। तो ये 2 हो गया, असेसमेंट हो गया। थर्ड हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो आपकी अपेक्षा है लिखित में आपके सिग्नेचर और उसके सिग्नेचर के साथ होना चाहिए कि भाई मेरे को 3 महीने में ये, 6 महीने में ये, 12 महीने में ये अपेक्षा है तेरे से। आप दोनों सेम पेज पे आ गए। क्योंकि हमारे यहां ना एक कहावत है, वर्बल इज शिट। मतलब अगर आपने किसी को बोला है, आप भी धंधा कर रहे हो, बहुत लोग आपके साथ काम करते हैं, बोलने वाली चीजें 80% याद नहीं रही, भूल गया। बिल्कुल। आपने ये बोला, मैंने ये समझा, मैंने ये किया, आपको समझ नहीं आ रहा, तो यही चलता रहता है। फिर क्या होता है, सेठ सर पकड़, छोड़ बे मैं ही कर लेता हूं। तो क्या होता है, एम्प्लॉई, सेठ तो एम्प्लॉय से काम नहीं कराना सीखा, एम्प्लॉय ने सेठ से काम कराना सीख लिया। 100%। ठीक है, कि सेठ बोलता ठीक है यार तू तो कर नहीं पा रहा, तू साइड हो यार। बोला ठीक है सर मैं साइड होता हूं, मैं जरा अपना रील्स देखता हूं। रील्स देख लो। आप जो है आप काम पे लगो, आप काम पे लगो। ठीक है। तो पॉइंट है वो आपसे सीख गया, तो आप कम्युनिकेट करो कि भाई मेरे को तेरे से ये अपेक्षा है, क्लियर, रिटर्न, सिग्नेचर। इवैल्यूएशन, लास्ट में उसके साथ इवैल्यूएशन करो हर क्वार्टर में, शुरू में। जितना आप उसको क्लोजली अपने साथ बाइंड करके चलोगे शुरू में, उतना फिर धीरे धीरे आप उसको छोड़ सकते हो, उसको आदत पड़ जाएगी आपकी। बिल्कुल। एक चीज याद रखना, तैयार माल नहीं मिलेगा और माल तैयार होके छोड़ेगा। करेक्ट। 2 चीजें, तैयार माल नहीं मिलेगा और माल तैयार होने के बाद छोड़ेगा भी आपको। दुख नहीं मनाना, उसको प्यार देना, कोशिश करना वो रिटेन हो जाए। पर अगर नहीं रिटेन होता तो कोई बैर नहीं है, 100 में से 10 में से 7 लोग आपको, 3 लोग छोड़ के जाएंगे, 6-7 लोग आपके साथ रुकेंगे, 3-4 लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये नियम है। करेक्ट। आगे बढ़ो और ट्रेनिंग करो, आपका ये धर्म है, काम है, क्योंकि आपके जो रिटर्न्स हैं उसके रिटर्न से 100x ज्यादा है। अगर उसकी तनख्वाह 20,000 है तो आपकी प्रॉफिट 20 लाख है। बिल्कुल। तो आप उस बात पर हाय रो मत कि यार मेरा 20,000 वाला आदमी छोड़ के चला गया। आप अपने 20 लाख पे फोकस करो और उस 20 लाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना आपका मन मर्जी, जितने लोगों को लाना पड़े ला। करेक्ट। हाँ, जब वो जा रहा है तो उसका एक प्रोसेस बना दो कि वो हैंड ओवर करके जाएगा, आपको नॉलेज ट्रांसफर करके जाएगा। आप उसके साथ बैर मत करो, अच्छे से छोड़ो। तो क्या होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसके साथ रख सकते हो, कल को वो आपके लिए वापस हेल्प करने आ सकता है। तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं जब आप एक अच्छा रिलेशन रखते हो। करेक्ट। तो पैसे के डॉक्टर ने आपको बता दिया कि पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, पैसे कैसा कमाना चाहिए, कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और एसएमई आईपीओ के लिए अगर हमें जाना है तो किस तरीके का माइंडसेट और किस तरीके के प्रिपरेशन हमारे पास होनी चाहिए। और प्रॉफिट से हमारा खाली जेब भर सकता है, लेकिन एसएमई लिस्टिंग से हमारी तिजोरियां भी भर सकती है। ये जबरदस्त सेंटेंस था उनका, तो हम लोग उनके लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना सारा नॉलेज हमें दिया है। संजय जी को हम लोग हमेशा बुलाते रहेंगे और उनसे ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो के लिए बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।